गर्ल्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैचिंग रिवर्सल एंड रिक्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखिए आईटीसी का टॉपिक क्या था अब तक हमने। आईटीसी मतलब कि जो भी आपने टैक्स दिया है उस वो बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा टैक्स दिया है उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो वो हम मैच करेंगे। इनपुट टैक्स होता है एक, और एक होता है आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स मतलब जब आप रॉ मटेरियल या कुछ सामान खरीदते हो किसी भी सेलर से, तो ख़रीदते वक्त भी टैक्स देते हैं, और जब हम बेचते हैं तो हम टैक्स कलेक्ट करते हैं, तो उसकी मैचिंग करेंगे। तो मैच करने के बाद हम क्लेम कर सकते हैं कि हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना बनता है, कितना हमने टैक्स के ऊपर टैक्स पे कर चुके हैं, हम उसमें से माइनस करके हमें वो टैक्स वापस मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो प्रोसेस स्टार्ट होती है आईटीसी को मैच करने की, ये जो रिटर्न फाइल करते हैं हम 20th ऑफ एवरी मंथ करते हैं ना, टाइम पीरियड होता है मंथली, रिटर्न फाइल करते हैं। उसके बाद हम आईटीसी को मैच करते हैं, और ये प्रोसेस जो होती है जीएसटीएन के द्वारा कैरी आउट की जाती है। इसमें क्या स्टेप है, फर्स्ट है मैचिंग डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई। जो डिटेल होती है इनवर्ड सप्लाई की, इनवर्ड सप्लाई मतलब कि आपने सामान खरीदा है, फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन द फॉर्म GSTR2 फॉर ए टैक्स पीरियड शैल बी मैच। जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होता है, जब वो उसके पास सामान आता है, ठीक है, तो वो जो है उसकी डिटेल फर्निश करता है GSTR2 फॉर्म में, और वो उसको मैच करता है विद द कोरोस्पोंडिंग डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है, पहले उसके पास सामान होगा जो, तभी वो बेचेगा। तो इनवर्ड सप्लाई को किसके साथ मैच करता है, वो आउटवर्ड सप्लाई के साथ। तो उसने उसके साथ मैच किया रजिस्टर्ड पर्सन ने बाय द कोरोस्पोंडिंग रजिस्टर्ड पर्सन, यानी सप्लायर। एक होता है बायर और दूसरा कौन होता है, सप्लायर। तो बायर किसके साथ अपनी मैचिंग करेगा, सप्लायर के साथ, इन हिज वैलिड फॉर्म फॉर द टैक्स पीरियड। ठीक है, सेम टैक्स पीरियड में जो बायर है सप्लायर के साथ मैचिंग करता है विद द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेड। इसमें क्या होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स विद द IGST अगर पे किया अंडर सेक्शन 3 कस्टम टैरिफ एक्ट में, जो भी गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो वो IGST में आ जाता है ना, उसके साथ मैच करेगा। कौन करेगा, बायर। फॉर डुप्लीकेशन ऑफ क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसीलिए वो मैच करता है ताकि वो क्या कर सके, क्लेम कर सके। सेकंड है कंसिक्वेंस ऑफ मैचिंग। अब देखो मैच करते हैं तो उसके क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज मतलब रिजल्ट्स। इफ़ क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रिलेटिंग टू इनवर्ड सप्लाई एंड आउटवर्ड सप्लाई, देखिए जो क्लेम होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड, ठीक है, इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई को मैच करते हैं, तो इन केस डिटेल मैच कर जाती है इनवर्ड सप्लाई की और आउटवर्ड सप्लाई की, तो क्लेम ऑफ आईटीसी शैल बी एक्सेप्टेड। तो उसका क्लेम क्या हो जाएगा, आईटीसी का क्लेम उसको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेटेड टू द रिसिपिएंट को बता दिया जाएगा कि हाँ हमारा जो है वेरीफाई हो गया है, और हमें क्लेम मिल जाएगा। वो किसको बता दिया जाएगा, रिसीवर को। अगर डिस्क्रिपेंसी फाउंड है, डिस्क्रिपेंसी का मतलब क्या होता है कि डिफरेंस आ जाता है जब मैच करते हैं इनवर्ड सप्लाई को आउटवर्ड सप्लाई के साथ, तो डिफरेंस आ गया तो कम्युनिकेट कर दिया जाएगा डिस्क्रिपेंसी बोथ सच पर्सन मतलब दोनों पार्टीज़ को, बायर को भी और सप्लायर को भी, दोनों पार्टी को यहाँ पर कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। फर्स्ट देखिए आगे, एक्सेप्टेंस एंड कम्युनिकेशन ऑफ acceptance of claim of input tax credit relating to inward supply that match with the detail of outward supply finally accepted and acceptance shall be communicated to the recipient का मतलब यहाँ पर कौन होगा, जो आईटीसी का बेनिफिट लेगा उसको ये बता दिया जाएगा, जो टैक्स ऑफिसर होगा उसको वो ये बता देगा कि हाँ आपका क्लेम इतना सही बनता है। कम्युनिकेशन ऑफ डिस्क्रिपेंसी, अब इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कौन करेगा, रिसिपिएंट मतलब रिसीवर इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवर्ड सप्लाई इज इन excess of tax declared by supplier for the same supply or outward supply is not declared by the supplier in his valid return। ठीक है, कई बार क्या होता है, देखिए मान लीजिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम करते वक्त जो रिसिपिएंट है वो अपनी इनवर्ड सप्लाई शो कर देता है, परंतु जो सप्लायर होता है ना वो सेम सप्लाई मतलब कि आउटवर्ड सप्लाई होगी, सप्लायर करता है आउटवर्ड सप्लाई और रिसिपिएंट के पास होती है इनवर्ड सप्लाई। अगर सप्लायर ने उसको मेंशन नहीं किया है तो वो मैच नहीं कर पाएगी। तो वो जो डिस्क्रिपेंसी है दोनों को बता दिया जाएगा कि इस वाले पर्सन ने ये वाली अपनी सप्लाई जो है इस रिटर्न फॉर्म में फिल नहीं की, तो इस कारण क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, और डिफरेंस होने के कारण वो आईटीसी का बेनिफिट नहीं ले सकता। जो बायर होता है उस सेलर होता है, दोनों को सेम सप्लाई जो है मेंशन करनी होती है ताकि आईटीसी का बेनिफिट ले सके। थर्ड स्टेप क्या है, फेलियर टू रेक्टिफाई डिस्क्रिपेंसी कम्युनिकेट। द जो अमाउंट है फाउंड, जो मिली थी अमाउंट,
ठीक है। डिस्क्रिपेंसी की अमाउंट, भाई मान लो 5,000 का डिफरेंस आ रहा है, 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, जो भी डिस्क्रिपेंसी की अमाउंट मिली थी वो कम्युनिकेट कर दी दोनों पार्टीज़ को, और फिर भी वो रेक्टिफाई नहीं करता है सप्लायर, मान लो सप्लायर ने नहीं लिखी थी और सप्लायर उसको ठीक नहीं करता है अपनी वैलिड रिटर्न में फॉर द मंथ, उस मंथ में जिस मंथ से रिलेटेड वो डिस्क्रिपेंसी है, जिस मंथ से रिलेटेड वो सप्लाई है, जिस मंथ से रिलेटेड डिफरेंस आया है, सप्लायर उसको रेक्टिफाई नहीं करता है अपनी वैलिड रिटर्न में, ठीक है, तो क्या होगा, शैल बी एडिड, उसकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा, शैल बी एडिड टू द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ रिसिपिएंट इन हिज रिटर्न फॉर द मंथ सक्सीडिंग द मंथ इन विच द डिस्क्रिपेंसी इज कम्युनिकेटेड। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी किसकी बनेगी, रिसिपिएंट की, उसकी जो रिसिपिएंट की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी होगी ना उसमें ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है, किस मंथ में, जो जिस मंथ के, जैसे मान लो मार्च की डिस्क्रिपेंसी पाई गई, मार्च में डिफरेंस पाया गया और उस डिस्क्रिपेंसी का अप्रैल में पता चलता है, तो अप्रैल की रिटर्न में उसकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को जोड़ दिया जाएगा जो कि सप्लायर ने नहीं मेंशन की हुई। द अमाउंट क्लेम एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट इज फाउंड टू बी इन एक्सेस ऑन अकाउंट ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ क्लेम, इसका मतलब क्या हो गया, आईटीसी का बेनिफिट वो नहीं ले सकता क्योंकि उसने सप्लाई तो दिखाई नहीं, तो अमाउंट क्या हो गया, डुप्लीकेट, ठीक है, एक्सेस हो गया, ज़्यादा हो गया, वो भी उसकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में जोड़ दिया जाएगा रिसिपिएंट की इन द मंथ फॉर विच इन विच डुप्लीकेशन इज कम्युनिकेटेड, ठीक है, मतलब जब आपने रिटर्न सप्लाई तो दिखाई नहीं, आईटीसी का बेनिफिट आप ले नहीं सकते, तो सप्लायर ने दिखाई नहीं, तो वो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी जो बनेगी ना उसकी वो इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि उसने उसकी रिटर्न तो फाइल की नहीं, टैक्स तो भरा ही नहीं, तो टैक्स पे करेगा, जब भी उसको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा तो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर देंगे हम जितनी लाइबिलिटी उसकी बनती है, मान लो 4,000 लाइबिलिटी बनती है उसकी और उसने एक सप्लाई छोड़ दी, ठीक है, उस सप्लाई के ऊपर जितना भी टैक्स होगा ना वो 4,000 में हम ऐड कर देंगे ताकि उसकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाए। फोर्थ स्टेप, लाइबल टू पे इंटरेस्ट ऑन अमाउंट एडेड इन आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, लाइबल टू पे इंटरेस्ट, अब जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में अमाउंट ऐड हुई है ना उसके ऊपर वो इंटरेस्ट भी पे करेगा रिसिपिएंट, ठीक है, जो रिसीवर है जो कि आईटीसी का बेनिफिट क्लेम कर रहा है तो उसकी लाइबिलिटी ऐड हो गई। रिसिपिएंट लाइबल टू पे इंटरेस्ट ऑन द एक्सेस और डुप्लीकेशन आईटीसी एडेड बैक टू द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द रिसिपिएंट फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलिंग ऑफ आईटीसी टिल द कोरस्पॉन्डिंग एडिशन आर मेड इन द रिटर्न, ठीक है, तो अब उसने उसकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज कर दी, लाइबिलिटी इंक्रीज करने के साथ जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो भी उसमें ऐड कर दी जाएगी। फिफ्थ, रीक्लेम ऑफ आईटीसी एंड रिफंड ऑफ इंटरेस्ट, अब यहाँ पर क्या होता है, द रिसिपिएंट शैल बी एलिजिबल टू रिड्यूस फ्रॉम हिज आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी अमाउंट एडिड, मतलब कि वो एलिजिबल है, मतलब कि वो पे कर सकता है अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को, ठीक है, अब जब डिस्क्रिपेंसी उसको बता दी गई कितना है और वो पे नहीं कर रहा तो वो पे कर सकता है। ऑन फेलियर टू रेक्टिफाई डिस्क्रिपेंसी कम्युनिकेटेड इफ़ द सप्लायर डिक्लेयर द डिटेल ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट इन हिज वैलिड रिटर्न, डेबिट नोट क्या होता है, टैक्स लाइबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, अपनी डेबिट नोट सप्लायर जो डिक्लेयर कर देता है उसकी जो टैक्स लाइबिलिटी है रिड्यूस कर सकते हैं हम, ठीक है, और उसने इंटरेस्ट भी पे कर दिया है, तो यहाँ पर ये कहता है जहाँ पर रिडक्शन हो गई आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में इंटरेस्ट जो पे किया वो उसके बाद उसको रिफंड कर दिया जाएगा टू द रिसिपिएंट बाय क्रेडिटिंग द अमाउंट इन कोरस्पेंडिंग हैंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, यहाँ पर जो अमाउंट आती है ना वापस जाता रिफंड मिलता है या टैक्स जाता है तो वो एक लेजर होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, उसके थ्रू ये सारा काम होता है, उसमें उसकी अमाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगी, अगर वो टैक्स पे कर देता है तो उसको इंटरेस्ट भी वापस कर दिया जाएगा और उसकी टैक्स लाइबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी और उसके अकाउंट में आ जाएगी जिस अकाउंट को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ठीक है, तो ये थी मैचिंग। उसके बाद देखिएगा असेसमेंट है आपकी, असेसमेंट का मतलब क्या होता है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 असेसमेंट मींस डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स, कि आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या बनती है, हम कहते हैं कि असेस करना है हमें, ठीक है, टैक्स को डिफाइन करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी उसको बोलते हैं आप असेसमेंट करनी है कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनती है 10,000 20,000, तो जो अमाउंट निकलती है ना उसको आप बोलते हैं असेसमेंट करना। डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी अंडर द CGST एक्ट एंड इंक्लूड, और इसमें असेसमेंट भी कई टाइप की होती है, सेल्फ असेसमेंट, रीअसेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, समरी असेसमेंट एंड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ये पढ़ेंगे हम। टाइप ऑफ असेसमेंट अंडर GST, फर्स्ट है असेसमेंट अंडर GST बाय द टैक्स पेयर, एक होती है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि वो खुद ही जो टैक्स पेयर है सेल्फ असेस करेगा कि मेरा इतना टैक्स बनता है, ठीक है। उसके बाद होता है
एक टैक्सेशन अथॉरिटीज़ करती है प्रोविजनल असेसमेंट, स्क्रूटिनी ऑफ टैक्स रिटर्न, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, समरी असेसमेंट। अब ये टैक्स अथॉरिटीज़ करती है। इसमें क्या होता है, जैसे प्रोविजनल असेसमेंट होती है, ये कब की जाती है? इफ़ द टैक्सेबल पर्सन इज़ अनेबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्स। टैक्सेबल पर्सन मतलब कि जिस पर्सन को टैक्स देना है वो पर्सन जो है मतलब कि डिफाइन नहीं कर पाता कि किस अमाउंट से या किस रेट से टैक्स देना है, तो हम उस केस में करते हैं प्रोविजनल असेसमेंट। ये जो सारा काम होता है टैक्सेशन अथॉरिटीज़ करती है। स्क्रूटिनी ऑफ टैक्स रिटर्न, इसमें क्या होता है, टैक्स रिटर्न की स्क्रूटिनी का मतलब होता है चेक करना, उसको वेरीफाई करना कि वो बिल्कुल सही भरी है रिटर्न आपने या नहीं बनी उस भरी, उसको बोलते हैं वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द रिटर्न। उसके बाद आ जाता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स एंड समरी असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पढ़ते हैं हम सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट कौन करेगा? जो भी पर्सन टैक्स पे करता है ना, वो जब खुद असेसमेंट करते हैं, सेल्फ मतलब खुद असेसमेंट करना, खुद आप डिटरमाइन करोगे कि मेरी लाइबिलिटी कितनी बनती है टैक्स की, तो उसको सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं। सेक्शन 59 कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन असेस द टैक्स पेबल अंडर द CGST एक्ट। हमें पता तो चल ही जाता है कि हमारा टैक्स इतना बनता है, और फर्निश रिटर्न फॉर ईच टैक्स पीरियड, ठीक है, और एक रिटर्न फाइल कर देगा वो। सेकंड आती है आपकी प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट क्या होती है? एक रजिस्टर्ड डीलर रिक्वेस्ट करता है ऑफिसर को कि वो प्रोविजनल असेसमेंट का उसको ऑर्डर दे इफ़ इज़ अनेबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुड्स और रेट ऑफ टैक्स। जब एक पर्सन होता है, रजिस्टर्ड पर्सन होता है जो कि टैक्स पे करेगा, जब वो क्या करता है, प्रॉपर ऑफिसर को कहता है, वो उससे रिक्वेस्ट करेगा, जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिसको टैक्स पे करना है, कि वो जान नहीं पा रहा है कि उसकी कितनी रेट ऑफ टैक्स है, मतलब कि किस रेट से वो टैक्स लगाए, 5% से, 18% से, 12% से। तो वहाँ पर जो प्रॉपर ऑफिसर होता है उसको फिर वो उसको डिफ़ाइन करता है कि आप इस रेट से टैक्स लगाए, ठीक है। या वैल्यू ऑफ गुड्स की, मतलब ऐसा पर्सन है जिसको कि टैक्स निकालना नहीं आ रहा, तो उस केस में वो प्रोविजनल प्रॉपर ऑफिसर होता है इसमें एक, उससे रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप मुझे बता दीजिए। तो प्रॉपर ऑफिसर अलाउ कर सकता है SSC। SSC कौन होता है? जो भी पर्सन टैक्स पे करता है, टू पे टैक्स ऑन अ प्रोविजनल बेसिस। प्रोविजनल बेसिस पर कर दीजिए, मतलब एक आप इतने परसेंटेज के हिसाब से टैक्स बना लीजिए, जितना भी बनेगा उसके बाद हम उसको रिवाइज कर लेंगे एट अ रेट और वैल्यू स्पेसिफाइड बाई हिम, ठीक है। वो रेट बता देगा कि इस रेट पर आप इस हिसाब से टैक्स निकाल लीजिए रफली, उसके बाद हम चेक कर लेंगे। प्रॉपर ऑफिसर शैल पास एन ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, ठीक है। तो इसमें मतलब मेन रोल प्ले कौन करता है? प्रॉपर ऑफिसर। जैसा वो कहता है, जो SSC होता है टैक्स पेयर, वो वैसा ही काम कर देता है विद इन अ पीरियड नॉट लेटर देन 90 डेज। और जब भी वो पर्सन रिक्वेस्ट करता है, SSC रिक्वेस्ट करता है प्रॉपर ऑफिसर को, तो उसके 90 दिन के अंदर वो अपना काम शुरू कर देता है। सर्कमस्टांसिस ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, ये कहता है कि प्रोविजनल असेसमेंट इज़ अलाउडेड इन टू फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस। 2 सर्कमस्टांसिस होती है जब भी प्रोविजनल असेसमेंट के लिए मतलब कि अपनी एग्रीमेंट दिया जाता है, बस जो प्रॉपर ऑफिसर होगा वो तैयार हो जाएगा। फर्स्ट अनेबल टू डिटरमाइन द वैल्यू एंड सेकेंड अनेबल टू डिटरमाइन द रेट ऑफ टैक्स। इसमें क्या होता है? अनेबल टू डिटरमाइन द वैल्यू मतलब कि पर्सन जो होता है रजिस्टर्ड पर्सन, वो वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पाता। मतलब एक पर्सन ऐसा है जिसको टैक्स निकालना नहीं आता, तो वो उस केस में क्या अप्लाई होगा? प्रोविजनल असेसमेंट होगा। इफ़ द टैक्सेबल पर्सन इज अनेबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज, उसको नहीं पता कि किस हिसाब से टैक्स निकालना है, तो वो रिक्वेस्ट करेगा किससे? प्रॉपर ऑफिसर से। राइटिंग गिवन रीज़न, वो बताएगा प्रॉपर ऑफिसर को कि मुझे टैक्स निकालना नहीं आ रहा है और मुझे प्रोविजनल बेसिस पर असेसमेंट के लिए अलाउ किया जाए। सेकंड, अनेबल टू डिटरमाइन रेट ऑफ टैक्स। इसमें क्या होता है? बिग टैक्स उसके ये नहीं पता कि मुझे 5% के हिसाब से लगाना है, 12% के हिसाब से लगाना है। तो इन दोनों केसेस में प्रोविजनल असेसमेंट अप्लाई होता है। इसका एक प्रोसीजर होता है प्रोविजनल असेसमेंट का, तो वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट है देखो, रिक्वेस्ट बाय द SSC, बिल्कुल सही बात है। अभी हमने पढ़ा कि प्रोविजनल असेसमेंट का रूल कब अप्लाई होता है? जब SSC का मतलब क्या होता है? वो पर्सन जिसको टैक्स पे करना है, वो पर्सन किससे रिक्वेस्ट करता है? प्रॉपर ऑफिसर से, ठीक है। तो पहले तो वो रिक्वेस्ट करेगा। यहाँ पर एक टैक्सेबल पर्सन है जिसको टैक्स निकालना नहीं आ रहा है, जिसको टैक्स की रेट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो वो प्रॉपर ऑफिसर से एक रिटन में क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा, और वो रीज़न देगा कि मुझे टैक्स निकालना नहीं आ रहा है, तो उससे जो प्रॉपर ऑफिसर उसको अलाउ करेगा कि आप प्रोविजनल बेसिस पर टैक्स को निकाल सकते हैं। सेकंड है ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट।
ये कहता है कि जो प्रॉपर ऑफिसर है वो ऑर्डर पास कर देगा प्रोविजनल असेसमेंट का विद इन अ पीरियड नॉट लेटर देन 90 डेज। मतलब कि जब भी एसएससी ने रिक्वेस्ट भेजी है ना कि मुझे प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अलाउ किया जाए, तो उसके 90 दिन के अंदर प्रॉपर ऑफिसर एक ऑर्डर पास करेगा कि हाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि आप प्रोविजनल असेसमेंट फॉलो कर सकते हैं। थर्ड आ जाता है एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड एंड सिक्योरिटी बाय एसएससी। इसमें क्या होता है, अभी उसने अलाउ दे दिया, अलाउंस कर दिया कि हाँ प्रोविजनल असेसमेंट कर सकते हैं। तो जो प्रॉपर ऑफिसर होता है एसएससी से, ठीक है, क्या फिल करवाता है, बॉन्ड, एक बॉन्ड होता है, और सिक्योरिटी मतलब कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट साइन करवाता है, सिक्योरिटी रखवाता है। कि मान लो कई बार क्या होता है, अब जो प्रोविजनल असेसमेंट होता है इन द सेंस रफली असेसमेंट, ठीक है, कि कई बार टैक्स क्या है, ज़्यादा भी बन सकता है, टैक्स कम भी बन सकता है। अब मान लो वो पर्सन है जिसने रफली असेसमेंट की, भाई मेरा टैक्स इतना बनता है, और एक्चुअली में उसका टैक्स ज़्यादा पे बन जाए और वो बाद में पे ना करे, तो सिक्योरिटी के लिए जो प्रॉपर ऑफिसर होता है उससे बॉन्ड को फिल करवा लेता है, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ ए टैक्स ऑन प्रोविजनल बेसिस में बी अलाउडेड, जो प्रोविज़न जो टैक्स हम कैलकुलेशन करने के लिए प्रोविजनल बेसिस पर अलाउ करते हैं तभी करते हैं अगर टैक्सेबल पर्सन एक बॉन्ड को एग्जीक्यूट करता है, बॉन्ड को लिखता है इन सच फॉर्म, जो प्रिस्क्राइब फॉर्म होगा उसमें वो बॉन्ड को लिख देगा, एंड विद सच श्योरिटी और सिक्योरिटी। जो प्रॉपर ऑफिसर कहते हैं कि आपको इतनी सिक्योरिटी फिल करनी पड़ेगी, तो जैसा भी सही लगता है उसको उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है। बाइंडिंग द टैक्सेबल पर्सन फॉर द पेमेंट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया ना, बाइंडिंग द टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल पर्सन को बाइंड करता है, बाइंड मतलब बाध्य करता है कि आपको जो डिफरेंस होगा ना अमाउंट ऑफ टैक्स में, वो आपको फाइनली मतलब कि फिल करना पड़ेगा, फाइनली असेस्ड एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स प्रोविजनली असेस्ड। तो जो भी डिफरेंस होगा, जैसे मान लो रफली तो हमने 5,000 का टैक्स निकाल लिया और उसके बाद एक्चुअली में हमारा टैक्स लाइबिलिटी 10,000 बनता है, और बाद में जो एसएससी है वो मना कर दे कि मैं तो 5,000 पे नहीं करूँगा, तो जो डिफरेंस है वो सिक्योरिटीज़ के रूप में हम रियलाइज़ कर सकते हैं प्रॉपर ऑफिसर, इसीलिए उसके लिए एक बॉन्ड फिल करवा लिया जाता है। फोर्थ स्टेप है फाइनल असेसमेंट ऑर्डर। प्रॉपर ऑफिसर पास करते हैं एक फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट सच इन्फॉर्मेशन एज बी रिक्वायर्ड फॉर फाइनलाइजिंग द असेसमेंट, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखकर उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर दे देगा। जब वो बॉन्ड वगैरह एग्जीक्यूट करेगा, सिक्योरिटी रख देगा, तो उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर कहेगा कि हाँ ठीक है आप प्रोविजनल असेसमेंट कर दीजिए। टाइम लिमिट है फॉर द फाइनल असेसमेंट ऑर्डर की भी। अब जो प्रॉपर ऑफिसर होता है वो विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर इशूड अंडर सेक्शन दिस। प्रॉपर ऑफिसर मतलब कि 6 महीने के अंदर अंदर जो भी ऑर्डर है मतलब 6 महीने के अंदर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर अपनी फिल कर देगा। जैसे उसने अभी तो प्रोविजनल असेसमेंट निकाल लिया, उसके बाद उसकी एक फाइनल असेसमेंट होगी, तो जो प्रॉपर ऑफिसर होता है 6 महीने के अंदर अंदर डेट ऑफ ऑर्डर जब उसने दिया है कि हाँ आप प्रोविजनल असेसमेंट फिल कर कीजिए, तो उसके बाद वो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर 6 महीने के अंदर अंदर तैयार कर देता है। फर्दर द पीरियड स्पेसिफाइड ऑन सफिशिएंट कोज, कई बार क्या होता है कि हमें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है रिकॉर्ड करने के लिए, तो वो एक्सटेंड किया जा सकता है बाय द जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर फॉर अ फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ एंड बाय द कमिश्नर फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 4 ईयर, ठीक है। जैसे जॉइंट कमिश्नर अगर मान लो रीज़न है कि हम फाइनल असेसमेंट ऑर्डर इस टाइम में प्रिपेयर नहीं कर पाए, तो 6 महीने का टाइम और बढ़ाया जा सकता है। जैसे 6 महीने का टाइम में तो कर देगा फाइनल असेसमेंट का मतलब एक्चुअली में फाइनली उतना उसका टैक्स बन जाएगा। उसके बाद अगर उसको टाइम पीरियड को एक्सटेंड करना है ना, तो जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर अगर मतलब जॉइंट कमिश्नर से परमिशन लिए तो 6 महीने का टाइम और मिल जाएगा, और एडिशनल कमिश्नर से परमिशन लिया तो 4 साल तक का टाइम भी मिल सकता है। कि कई बार क्या होता है प्रोसीजर या काम बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, तो इतना भी टाइम पीरियड वो एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है इफेक्ट ऑफ फाइनल असेसमेंट। Effect of final assessment can be of the following 2 ways. If the final tax is more than the provisional tax, मतलब कि अब जो है फाइनल असेसमेंट का इफेक्ट है, 2 इफेक्ट हो सकते हैं। जो फाइनल टैक्स है वो ज़्यादा हो गया प्रोविजनल टैक्स से, या फिर फाइनल टैक्स लेस हो गया प्रोविजनल टैक्स से, बिल्कुल सही बात है। 2 काम हो सकते हैं।
प्रोविजनल तो क्या होता है, रफली होता है। अब कई बार टैक्स ज़्यादा भी बन सकता है, टैक्स कम भी बन सकता है। तो दोनों सिचुएशन में क्या किया जाएगा, अगर टैक्स ज़्यादा बन जाता है प्रोविजनल टैक्स से, प्रोविजनल टैक्स मतलब रफली जो हमने टैक्स बनाया था वो तो टैक्स बना हमारा कम, उसके बाद हमने जब फाइनल टैक्स निकाला वो ज़्यादा बन गया, तो उस केस में क्या होगा, जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो लाइबल होगा टू पे इंटरेस्ट ऑन एनी टैक्स पेबल ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और बोथ अंडर द प्रोविजनल असेसमेंट बट नॉट पेड ऑन द ड्यू डे स्पेसिफाइड इन सेक्शन दिस। ये कहता है कि अगर मान लो टैक्स ज़्यादा बन जाता है और उसने प्रोविजनल टैक्स कम बनाया था, तो वो पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन जो एसएससी होता है, उसको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी वो पे करेगा जितना एक्स्ट्रा उसका टैक्स बनता है। ठीक है, कब से करेगा, फ्रॉम द फर्स्ट डे आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। अब जब उसने टैक्स पे किया और जब ड्यू डेट बनती थी टैक्स की, उतने टाइम पीरियड तक का उसके ऊपर क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट भी पे करेगा, चाहे वो उसने सप्लाई की हो गुड्स की, चाहे वो उसने सप्लाई की हो सर्विसेज की, टिल द डेट ऑफ द एक्चुअल पेमेंट, वेदर सच अमाउंट इज पेड बिफोर और आफ्टर द इशुएंस ऑफ ऑर्डर ऑफ फाइनल असेसमेंट। चाहे अमाउंट कब भी पे किया हो, मतलब कि जब वो पे करता है और जब उसकी ड्यू डेट बनती है, उस दिन से लेके उस दिन तक का उसका क्या बनाएंगे हम, एक जो भी टैक्स बना है एक्स्ट्रा टैक्स, उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, इंटरेस्ट। मतलब उसने पहले कम टैक्स दिया है तो अब उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट एज अ पेनल्टी के रूप में भी देनी पड़ेगी। उसके बाद आ जाता है इफ द फाइनल टैक्स इज लेस देन, तो प्रोविजनल टैक्स। अब फाइनल टैक्स है मतलब कि फाइनली टैक्स जो है कम बनता है और प्रोविजनली टैक्स आपने ज़्यादा पे कर दिया, रफ जो पे है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब एक पर्सन इंटरेस्ट देगा तो नेचुरल चीज़ है वो इंटरेस्ट लेगा। अगर उस पर्सन ने टैक्स ज़्यादा पे कर दिया है और उसका टैक्स कम बनता था, तो इंटरेस्ट पे किया जाएगा उसको और रिफंड भी पे किया जाएगा। तो दोनों चीज़ें उसको इस सेक्शन 56 के अंडर ही पे की जाएगी। तो ये इफेक्ट है फाइनल असेसमेंट का। उसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स। ये जो है प्रोविजनल असेसमेंट का जो केस है वो कंप्लीट हो जाता है प्रोविजनल असेसमेंट का। उसके बाद थर्ड आ जाता है स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न। स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न मतलब कि जो रिटर्न्स फाइल किया उसकी क्या होगी, चेकिंग, उसको बोलते हैं स्क्रूटिनी। ठीक है, एक्चुअली में हम ये देखेंगे, जो प्रॉपर ऑफिसर है वो ये देखेगा कि जो टैक्स है, जो टैक्स बनता था वो बिल्कुल सही पे किया गया या नहीं किया गया। तो इसमें सेक्शन आ जाता है इसका 61। इसमें क्या होता है, जो प्रॉपर ऑफिसर होता है स्क्रूटिनाइज करता है। स्क्रूटिनाइज का मतलब क्या होता है, चेक करना, जांच पड़ताल करना रिटर्न की, एंड रिलेटेड पर्टिकुलर फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, अब उसने, ये एक अलग कंसेप्ट है, ये आपका प्रोविजनल असेसमेंट वाला यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद रिटर्न को चेक करना है, मतलब कि एक अलग टाइप ऑफ रिटर्न है, असेसमेंट अंडर जीएसटी। तो इसमें क्या होता है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन ने फिल करी है ना रिटर्न अपनी, उसके बाद वो उसको क्या करता है, स्क्रूटिनी चेक करता है कि उसने अपनी रिटर्न करेक्ट फिल करी है या फिर नहीं की, एंड इन्फॉर्म हिम ऑफ डिस्क्रिपेंसी नोटिस इफ एनी। अगर कोई भी मान लीजिए डिफरेंस पाया जाता है या कोई भी उसको कमी लगती है, तो जो प्रॉपर ऑफिसर है उसको चेक करने के बाद किसको बताता है, रजिस्टर्ड पर्सन को बताता है, जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्म होता है, और एक्सप्लेनेशन मांगता है कि आपने ऐसा मतलब कि ये वाली कमी है, इसको ऐसे कैसे किया है। तो वो उसको एक एक्सप्लेनेशन भी मांगता है। इफ़ इट इज़ डन टू इंश्योर करेक्टनेस ऑफ सेल्फ असेसमेंट बाय एसएससी, तो प्रॉपर एक्शन लिए जाते हैं। अभी उसने उससे क्या मांगा, एक एक्सप्लेनेशन मांगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, प्रॉपर ऑफिसर दो स्टेप उठा सकता है। फर्स्ट है सेटिस्फाइड बाय द रिस्पॉन्स। या तो रिस्पॉन्स कौन देगा, एसएससी देगा, रजिस्टर्ड पर्सन देगा। अगर वो उसके रिस्पॉन्स से सेटिस्फाई हो जाता है, और सेकेंड है नॉन सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स, वो सेटिस्फाई नहीं भी हो सकता। इन केस द एक्सप्लेनेशन इज़ फाउंड एक्सेप्टेबल, अगर मान लीजिए एक्सप्लेनेशन एक्सेप्टेबल है कि ठीक है आपने जो रीज़न बताया ठीक बताया रजिस्टर्ड पर्सन ने, तो अगर उसको लगता है भी ठीक रीज़न बताया तो कोई एक्शन नहीं लेगा प्रॉपर ऑफिसर। नॉन सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स अगर लगता है उसको, ठीक है, वो रिस्पॉन्स कब मांगेगा उससे, वो रिस्पॉन्स तब मांगेगा जब कोई ना कोई डिफरेंस होगा, जब कोई ना कोई अंतर होगा। अगर वो उसको लगता है कि जो रिस्पॉन्स है सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days ऑफ बीइंग इन्फॉर्म्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर, जैसे एक्सप्लेनेशन मांगता है, सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स उसको नहीं मिला 30 दिन के अंदर, जब उसने प्रॉपर ऑफिसर ने उसको बोला और 30 दिन का टाइम दिया, उसके बाद भी उसको सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं मिला, ठीक है, तो उसके बाद क्या हो सकता है, where the registered person after accepting the discrepancy fails to take the corrective measure in his return for the month in which discrepancy is accepted, proper officer may initiate the following action। अब उस पर्सन ने ये कहा प्रॉपर ऑफिसर ने कि ऐसा ऐसा अंतर है, ये ठीक नहीं है, इसको ठीक किया जाए। उसके बाद भी वो अपनी रिटर्न में वो क्या कर रहा है, उसको वो कर रहा है, क्या कहते हैं
उसको ठीक नहीं कर पा रहा है रजिस्टर्ड पर्सन, तो प्रॉपर ऑफिसर कुछ एक स्टेप लेगा, कुछ एक स्टेप्स फॉलो करेगा। फर्स्ट है प्रोसीड टू कंडक्ट अंडर, मतलब वो खुद ही अब क्या करेगा, वो चेक करेगा भाई रिस्पॉन्स तो सेटिस्फैक्ट्री है ही नहीं, मतलब कहीं ना कुछ गड़बड़ है टैक्स से रिलेटेड, तो वो खुद ही उस चीज़ को कंडक्ट करेगा। डायरेक्ट द कंडक्ट ऑफ ए स्पेशल ऑडिट, बिल्कुल सही बात है, वो जो है और स्पेशल ऑडिट के लिए भी बोल सकते हैं कि आप अपने अकाउंट्स को दोबारा से ऑडिट करवाएं। एंड प्रोसीड टू डिटरमाइन द टैक्स एंड अदर ड्यूज अंडर सेक्शन 73, ठीक है, वो दोबारा से टैक्स को डिटरमाइन कर सकता है खुद भी, वो खुद भी ये काम कर सकता है, या फिर वो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के लिए भी बोल सकता है। उसके बाद फोर्थ आ जाता है आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या होता है, इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन फेल टू फर्निश ड्यू रिटर्न इवन आफ्टर इशूइंग ऑफ नोटिस फॉर द सबमिशन ऑफ रिटर्न, ये कहते हैं कि बेस्ट जजमेंट करनी है भाई, तो यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर खुद ही करेगा। एक रजिस्टर्ड पर्सन है, उसको पता है कि मुझे रिटर्न फाइल करनी है, फिर भी वो रिटर्न फाइल नहीं करता है, और आफ्टर इशूइंग नोटिस तो वो बिल्कुल भी रिटर्न फाइल नहीं करता है, तो प्रॉपर ऑफिसर यहाँ पर उस पर्सन की खुद ही रिटर्न को तैयार करेगा, कितना टैक्स बनता है अपनी बेस्ट ऑफ द जजमेंट से, अपनी जजमेंट के हिसाब से। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 2 वेज। अब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के भी 2 तरीके हैं। फर्स्ट असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न, तो फर्स्ट केस क्या है, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न कैन बी डन इन द फॉलोइंग मैनर। फर्स्ट है देखिए नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न, कि उन्होंने तो रिटर्न ही फाइल नहीं की है, तो यहाँ पर रिटर्न फाइल नहीं करेगा कोई पर्सन, तो कौन असेसमेंट करेगा, प्रॉपर ऑफिसर। फर्स्ट सर्कमस्टांसिस, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न कैन बी डन इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन फेल टू फर्निश द पीरियोडिकल रिटर्न, ठीक है, वो फेल हो जाता है पीरियोडिकल रिटर्न देने से, एंड फेल टू फाइनल रिटर्न सेक्शन 45 इवन आफ्टर द सर्विस ऑफ नोटिस। देखिए एक तो क्या होता है, रजिस्टर्ड पर्सन को खुद ही टैक्स पे करना होता है, खुद ही रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, वो रिटर्न फाइल ही नहीं करा। दूसरा केस क्या, उसके पास नोटिस चला गया फिर भी रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, तो उस केस में यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा। सेकेंड है बेस्ट जजमेंट बाय प्रॉपर ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर में प्रोसीड टू असेस द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ सेट पर्सन टू द बेस्ट ऑफ द जजमेंट। बेस्ट ऑफ जजमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि प्रॉपर ऑफिसर को जितना लगता है ना कि हाँ इसका इतना टैक्स बनेगा, तो उसको आप बेस्ट जजमेंट बोलते हो। बेस्ट जजमेंट ही करेगा प्रॉपर ऑफिसर, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द रेलिवेंट मटेरियल, ठीक है, विच इज़ अवेलेबल, मतलब कि जितनी भी उसके अकाउंट से है, जितना उसका टैक्स बनता है उन सबको ध्यान में रखकर उसके बाद वो बता देगा कितना इसका टैक्स बन जाता है। थर्ड है टाइम लिमिट फॉर द असेसमेंट ऑर्डर। प्रॉपर ऑफिसर में इशू एन असेसमेंट ऑर्डर, यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर इशू करेगा एक असेसमेंट ऑर्डर विद इन ए पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44, मतलब कि अब यहाँ पर जो टाइम पीरियड है देखो कितना ज़्यादा बताया हुआ है, 5 years, 5 साल तक का टाइम पीरियड के अंदर अंदर वो उसकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा फॉर फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू विच द टैक्स नॉट पेड रिलेट्स, ठीक है, जब से उसने टैक्स पे नहीं किया उसका 5 साल तक का टाइम है कि वो अपनी बेस्ट जजमेंट के अकॉर्डिंग वो निकाल लेगा कि इसका कितना टैक्स बनता है। डीम्ड विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन फर्निश अ वैलिड रिटर्न विद इन 30 days ऑफ द सर्विस ऑफ द असेसमेंट ऑर्डर। क्या कहता है ये कि मान लीजिए उसके पास असेसमेंट ऑर्डर चला जाता है और वो 30 days के अंदर एक वैलिड रिटर्न फिल कर देता है, देन द सेड असेसमेंट ऑर्डर shall be deemed to have been withdrawn but the liability for payment of interest or for payment of late fees shall continue। अब ये यहाँ पर बात ये हो रही है, दूसरा केस भी हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि मान लो उसके पास नोटिस चला गया था और नोटिस जाने के 30 दिन के अंदर वो कहते हैं चलो ठीक है भाई हम टैक्स पे कर देंगे, तो वो टैक्स पे कर देता है, तो टैक्स पे कर दिया चलो ठीक है उसने, तो वो जो विड्रॉल ऑर्डर है कि हम आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर करेंगे वो वापस ले सकता है कि ठीक है तुम ही करके बता दो तुम्हारा कितना टैक्स बनता है। बट द लाइबिलिटी, अब ये कहता है कि अब उसने गलती तो की है ना कि टाइम पे उसने टैक्स पे नहीं किया, तो क्या होगा उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा और लेट फीस भी पे करनी पड़ेगी, ठीक है, तो इन चीज़ों से वो नहीं बच सकता, लेट फीस से और इंटरेस्ट से। सेकंड आ जाता है असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। देखिए क्या होता है, ये था रजिस्टर्ड पर्सन तो पता है जानबूझकर कर रहा है। असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन बी डन इन द फॉलोइंग मैनर सर्कमस्टांसिस। असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन बी डन इफ अ टैक्सेबल पर्सन
अनरजिस्टर्ड पर्सन की असेसमेंट करनी है। इफ़ अ टैक्सेबल पर्सन फेल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इवन दो लाइबल टू डू सो। देखो एक पर्सन ऐसा है, अनरजिस्टर्ड पर्सन यहाँ पर क्यों लिया गया, एक पर्सन ऐसा है कि उसको पता है कि मेरा टैक्स बनता है, फिर भी उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। देखो पहली बात तो उसने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया, तो टैक्स कहाँ से पे करेगा, तो कितनी बड़ी गलती कर रहा है, वो सर्कमस्टांसिस हो सकती है। हुज रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कैंसल अंडर सेक्शन दिस बट हु हैज़ लाइबल टू पे टैक्स। कई बार क्या होता है कि हम अपना रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है वो कैंसिल करवा देते हैं, चलो ठीक है करवा दिया, ठीक है, परंतु वो पर्सन लाइबल तो है टैक्स पे करने के लिए और उसने अपना ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दिया। तो ऐसा भी नहीं है कि वो कैंसिल करवाने के बाद वो बच सकता है, तो उसको टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। तो इन दो केसेस में हो सकता है। सेकंड है बाय बेस्ट जजमेंट बाय प्रॉपर ऑफिसर। अब एक पर्सन है उसने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया, तो पहले तो रजिस्ट्रेशन करवाएगा, प्रॉपर ऑफिसर यहाँ पर उसकी टैक्स लाइबिलिटी को असेस करेगा टू द बेस्ट ऑफ द जजमेंट। बेस्ट ऑफ द जजमेंट का मतलब जितना भी एसएससी को प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि इसका टैक्स इतना बनेगा, उसके अकॉर्डिंग वो उसका टैक्स पीरियड का क्या निकालेगा, टैक्स। थर्ड है टाइम लिमिट फॉर द असेसमेंट ऑर्डर। अब इसमें भी टाइम लिमिट कितना है, 5 years from the date specified under section 44 for furnishing of annual return for the financial year। जिस ईयर से उसको एनुअल रिटर्न फाइल करना था उसके 5 साल तक का टाइम दिया हुआ है फाइनल असेसमेंट ऑर्डर का। बट नो असेसमेंट ऑर्डर शैल बी पास विदाउट गिविंग द पर्सन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर। ठीक है, उसको असेसमेंट ऑर्डर दिया जाएगा कि आप अपना टैक्स लाइबिलिटी बनाइए, आप अपना टैक्स पे कीजिए, और उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि बताओ तुमने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाया, तुमने टैक्स पे क्यों नहीं किया जबकि तुम्हारी लाइबिलिटी बनती थी। तो इन सब चीज़ों के बाद उसकी असेसमेंट की जाएगी। उसके बाद आ जाता है आपका समरी असेसमेंट इन सर्टेन स्पेशल केसेस। इसमें क्या होता है, देखिए अब आता है आपका 5th पॉइंट, समरी असेसमेंट। ये क्या होता है, समरी असेसमेंट की जाती है एक, ये कब कब की जाती है। फर्स्ट है सर्कमस्टांसिस। सर्कमस्टांसिस मतलब किन परिस्थितियों में आप समरी असेसमेंट को फॉलो करेंगे। प्रॉपर ऑफिसर ऑन एनी एविडेंस शोइंग अ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन कमिंग टू हिज नोटिस प्रोसीड टू असेस द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ सच पर्सन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। क्या होता है कि कई बार ऐसा डाउट होता है कि ये पर्सन है ना, इसने टैक्स पे किया नहीं शायद, या किया तो कम पे किया, या फिर ये कुछ ना कुछ टैक्स को छुपाने के लिए, चोरी करने के लिए कुछ कर रहा है और इससे हमें ना ज़्यादा रिवेन्यू हो सकती है। तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर को अगर कोई और मतलब कोई एविडेंस ऐसा लग गया उसके हाथ, तो उस केस में वो समरी असेसमेंट कर सकता है और इशू करेगा एन असेसमेंट ऑर्डर इफ़ ही हैज सफिशिएंट ग्राउंड टू बिलीव दैट एनी डिले इन डूइंग सो मे एडवर्सली इफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रिवेन्यू। ठीक है, मतलब एक ऐसा पर्सन है जिससे कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा रिवेन्यू हो सकती है और ज़्यादा देर हुई तो रिवेन्यू का लॉस हो जाएगा। तो उस केस में क्या कर सकता है, जो प्रॉपर ऑफिसर होता है वो एक एविडेंस के बेस पर एक प्रूफ ही होगा उसके पास, कहीं ना कहीं उसे पता चलेगा कि ये पर्सन टैक्स पे नहीं कर रहा है, इतने साल हो गए, तो उस केस में वो समरी असेसमेंट करेगा। प्रीवियस परमिशन ऑफ एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर, तो कभी भी समरी असेसमेंट की जाएगी ना, तो उसके लिए क्या ली जाएगी, एडिशनल कमिश्नर से, जॉइंट कमिश्नर से परमिशन ली जाएगी। तो प्रॉपर ऑफिसर ऑब्टेन करेगा परमिशन एडिशनल कमिश्नर से या जॉइंट कमिश्नर से कि उसकी टैक्स लाइबिलिटी पर्सन की निकाल ली जाए। लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन, इफ़ द टैक्सेबल पर्सन टू whom the liability pertain is not असर्टेनेबल एंड सच लाइबिलिटी पर्टेन टू सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या होता है कई बार कि एक टैक्सेबल पर्सन है, उसकी लाइबिलिटी जो है निकाल नहीं पा रहे हैं हम, नॉट अनसर्टेनेबल, पता नहीं लग पा रहा है कि उसकी लाइबिलिटी एक्चुअली में कितनी बन पाएगी, और उसकी लाइबिलिटी किससे रिलेटेड है, गुड्स की सप्लाई से रिलेटेड है। तो जो पर्सन इन चार्ज ऑफ सच गुड्स, तो उसके पर्सन के अंडर जो गुड्स है ना, वो मानी जाएगी टैक्सेबल पर्सन लाइबल है टू बी असेस्ड करने के लिए, लाइबल टू पे टैक्स। मतलब कि इतनी गुड्स तो उसके पास अवेलेबल है, उस गुड्स के ऊपर ही हम टैक्स को कैलकुलेट कर लेंगे और उस गुड्स के लिए वो टैक्स को पे करने के लिए लाइबल हो जाएगा। विड्रॉन ऑफ असेसमेंट ऑर्डर ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। अब वही यहाँ पर बात आ जाती है कि मान लीजिए उसको बता तो दिया कि आपका ऐसा ऐसा असेसमेंट होगा, तो जब भी एप्लीकेशन ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय टैक्सेबल पर्सन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, एक एप्लीकेशन देगा टैक्सेबल पर्सन 30 दिन के अंदर, कब से, जब उसे रिसिप्ट हुआ है ये ऑर्डर कि उसकी असेसमेंट की जाएगी। इफ़ द एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर कंसीडर दैट सच ऑर्डर इज इरोनियस, गलत है, ही में विड्रॉ सच ऑर्डर एंड प्रोसीड द फॉलो द प्रोसीजर लेड डाउन इन दिस। कई बार क्या होता है कि अब उसे पता चल गया कि उसकी समरी असेसमेंट होगी, किसे पता चल गया, एसएससी को। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन लिखेगा वो 30 दिन के अंदर, एप्लीकेशन लिखेगा जिस दिन उसे
ऑर्डर मिला है, उसके बाद अगर एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर को लगता है कि हाँ ठीक है भाई ये ऑर्डर जो था वो गलत था, तो वो उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर वो उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी गर्ल्स आपके असेसमेंट। असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट भी हो सकती है, बाकी असेसमेंट कौन करेगा, ये सारी टैक्सेशन अथॉरिटी इन द सेंस प्रॉपर ऑफिसर, प्रोविजनल असेसमेंट, स्क्रूटिनी ऑफ टैक्स रिटर्न, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट एंड समरी असेसमेंट। उसके बाद आपका एक टॉपिक है ऑडिट अंडर जीएसटी। इसमें क्या होता है ऑडिट, उसके बाद गर्ल्स हम करें ऑडिट अंडर जीएसटी। जीएसटी एक सेल्फ असेसमेंट बेस्ड टैक्स है, मतलब कि आप खुद असेस करते हैं अभी हमें इतना जीएसटी पे करना है। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि आपने प्रोविजंस लॉ के फॉलो किए टैक्सेबल पर्सन ने, तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है ऑडिट करवाना इस सिस्टम के अंडर, क्योंकि ये सेल्फ असेसमेंट है। तो ऑडिट में क्या होगा, मींस एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड। ऑडिट का मतलब ही ये होता है कि जो रिकॉर्ड्स है, जो रिटर्न है, जो डॉक्यूमेंट्स है रजिस्टर्ड पर्सन ने बनाए हुए फर्निश किए हुए हैं, उनके एग्जामिनेशन करना अंडर द सीजीएसटी एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर, जो भी रूल्स है। ठीक है, टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द टर्नओवर डिक्लेयर, उसको वेरीफाई करता है कि जितनी भी उसने टर्नओवर दिखाई हुई है, किसकी 1 करोड़ 2 करोड़ टर्नओवर हुई है, वो बिल्कुल सही हुई है, उसने टैक्स पे बिल्कुल सही किया है, रिफंड उसको इतना मिलना चाहिए जो कि उसने क्लेम किया, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल की है, ठीक है, कितनी की है। तो ये सब चीज़ें वो चेक करता है ऑडिटर ऑडिट में। उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ ऑडिट। इन जीएसटी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑडिट। फर्स्ट है देखिए मैंडेटरी ऑडिट, सेकंड है ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी एंड थर्ड है स्पेशल ऑडिट। मैंडेटरी ऑडिट मतलब कि ऑडिट कंपलसरी ऑडिट हो गया। मैंडेटरी का मतलब आप इसको कंपलसरी भी बोल सकते हो। इफ़ द टर्नओवर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड ₹2 करोड़, ठीक है, अगर टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड कर जाती है, टर्नओवर कितनी एक्सीड कर गई, 2 करोड़ से ज़्यादा, तो मैंडेटरी हो जाता है वहाँ पर ऑडिट करवाना। ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी मतलब कि अब जैसे प्रॉपर ऑफिसर है, उसने कह दिया कि आपके अकाउंट्स का ऑडिट किया जाएगा, तो उसको आप ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज़ कह सकते हो, उसको बोलते हैं जनरल ऑडिट। स्पेशल ऑडिट, इफ़ द वैल्यू हैज़ नॉट बीन करेक्टली डिक्लेयर्ड, मतलब आपने अपनी टर्नओवर की वैल्यू डिक्लेयर सही नहीं की हुई, आप टैक्स की चोरी करना चाहते हैं, क्रेडिट अवेल्ड इज़ नॉट विद इन द नॉर्मल लिमिट, तो उस केस में स्पेशल ऑडिट करवा सकते हैं कि स्पेशल ऑडिट की जाए, हर एक चीज़ को अच्छे से जांचा जाए। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं मैंडेटरी ऑडिट। हर एक रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ से ज़्यादा, उसको अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से या कॉस्ट अकाउंटेंट से, एंड कॉपी सबमिट करवानी होती है ऑडिटेड अकाउंट्स की, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की, डॉक्यूमेंट्स की इन सच फॉर्म एंड मैनर जो भी प्रिस्क्राइब किए हुए हैं। सेकंड आ जाता है ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज़। ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज़ कैन बी डन इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट है देखिए ऑर्डर फॉर ऑडिट। ठीक है, अब जो टैक्स अथॉरिटी है, सीधी सी बात है, ऑर्डर देगा ऑडिट करने के लिए, तो कमिश्नर एनी ऑफिसर अथोराइज्ड बाय हिम, ठीक है, बाय वे ऑफ जर्नल ऑर्डर भी दे सकता है, स्पेसिफिक ऑर्डर भी दे सकता है, मे अंडरटेक ऑडिट ऑफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन फॉर सच पीरियड, जितना भी उसको लगता है ना कि इस पीरियड का हमें ऑडिट करवाना चाहिए, तो वो ऑडिट करवा सकता है। सेकंड है प्लेस ऑफ ऑडिट। ऑफिसर रेफर्ड इन सेक्शन दिस में कंडक्ट ऑडिट, कहाँ पर ऑडिट होगा, प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन और इन देयर ऑफिस, या तो वो ऑडिटर के खुद के ऑफिस में हो सकता है, या फिर जो रजिस्टर्ड पर्सन का बिजनेस प्लेस है वहाँ पर भी ऑडिट हो सकता है। थर्ड है नोटिस टू रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन को इन्फॉर्म किया जाएगा एक नोटिस देकर, और वो नोटिस दिया जाएगा 15 दिन पहले। ठीक है, जब भी ऑडिट शुरू करनी है ना, उसके 15 दिन पहले उसको एक नोटिस दिया जाएगा कि हम आपकी ऑडिट करेंगे, आपके प्लेस पर करेंगे या उसके ऑफिस में, जो भी टर्म्स होगी, जो भी कंडीशन होगी, उसको पहले से ही बता दिया जाएगा। कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, देखिए ऑडिट को शुरू करना है अब क्या हो सकता है। कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट का मतलब क्या होता है, इन दोनों में से जो भी सिचुएशन हम पढ़ रहे हैं, दोनों में से जो भी बाद में होगी उसको आप बोलते हैं कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। डेट ऑन विच रिकॉर्ड्स अदर डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड बाय द टैक्स अथॉरिटी, वो डेट जिस डेट को टैक्स अथॉरिटी ने रिकॉर्ड मांगे हैं, डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, ठीक है, और वो रजिस्टर्ड पर्सन ने दे दिया, अवेलेबल करवा दिया, वो डेट। दूसरी है एक्चुअल इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑडिट एट द प्लेस ऑफ बिजनेस, और एक्चुअली में शुरू की है जिस डेट को ऑडिट। ठीक है, उन दोनों में से जो भी बाद में होगी ना, उसको आप बोलेंगे कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। ठीक है, टाइम लिमिट होती है क्योंकि इसकी कंप्लीशन करने की, इसीलिए इसको कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट जो इंपॉर्टेंट टर्म हो गई, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में
वो ऑडिट कंप्लीट हो जानी चाहिए जब से आपने शुरू किए ना, ठीक है। थ्री मंथ का टाइम पीरियड होता है, 90 दिन के अंदर ऑडिट कंप्लीट हो जानी चाहिए। ऑडिट शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि किस दिन ऑडिट शुरू हुआ, उसके 3 महीने के अंदर अंदर ऑडिट कंप्लीट कर देनी है। बट इफ द कमिश्नर इज सेटिस्फाइड दैट इट ऑडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन द 3 मंथ, अगर कमिश्नर को ये लगता है कि इस पर्सन की ऑडिट 3 मंथ्स में कंप्लीट नहीं होगी, फॉर द रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग में रीज़न ले लेगा कि क्यों नहीं होगी, तो वो एक्सटेंड कर सकता है पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, मतलब 6 महीने का टाइम पीरियड और एक्सटेंड कर सकता है। तो 6 + 3 9 महीने तक की ऑडिट जा सकती है उस पर्सन की, एसएससी की। रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, अब यहाँ पर कहते हैं कि जब भी ऑडिट करेगा ना कोई भी पर्सन, जैसे टैक्स अथॉरिटी ऑडिट करवाने के लिए ऑर्डर देती है, तो अथोराइज्ड ऑफिसर में रिक्वायर द रजिस्टर्ड पर्सन। अब रजिस्टर्ड पर्सन को क्या क्या देना होगा ऑडिट करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स तो देने होंगे, उसको नेसेसरी फैसिलिटी देनी पड़ेगी टू वेरीफाई द बुक्स ऑफ अकाउंट और द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जो भी मतलब वो मांगता है ना ऑडिटर, उसको सारी फैसिलिटीज़ दे, जैसे कॉपी मांगता है, पेन मांगता है, लैपटॉप मांगता है, टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन ही में रिक्वायर, कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है भाई ताकि ऑडिट जल्दी से कंप्लीट हो जाए, तो उसको पूरा उसको कोऑपरेट करना पड़ता है। 7th पॉइंट आ जाता है इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइंडिंग ऑफ ऑडिट ऑन कंक्लूजन ऑफ ऑडिट मान लो कंप्लीट हो गई, अब प्रॉपर ऑफिसर within the 30 days inform the registered person whose records are audited about the findings, rights, obligation, reason for such finding। प्रॉपर ऑफिसर उसको कहता है, अब जैसे ऑडिटर ऑडिट करके बता देता है, ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर उसको बता देता है कि प्रॉपर ऑफिसर भी कर सकता है यहाँ पर, खैर 30 दिन के अंदर बता देगा कि ये रिजल्ट्स आए हैं आपके ऑडिटिंग के, वो उसको सारा इन्फॉर्म कर देता है ऑडिट्स अकाउंट्स के ऑडिटिंग के बारे में। एक्शन फ्रॉम प्रॉपर ऑफिसर में इनिशिएट एक्शन अंडर सेक्शन 73 74, ऑडिट कंडक्टेड अंडर सेक्शन 65, जहाँ पर ऑडिट कंडक्ट हुआ था 65 के अंदर, तो वो अब यहाँ पर एक्शन लेगा 73 और 74 में। क्या ले सकता है, फर्स्ट देखिए डिटेक्शन ऑफ टैक्स नॉट पेड और शॉर्ट पेड, वो ये पता लगा सकते हैं देखो इसने टैक्स पे नहीं किया या फिर कम पे किया है। इरोनोसली रिफंडेड, इरोनियसली रिफंडेड का मतलब क्या है कि इसको ज़्यादा पे किया गया, गलती से उसको वापस कर दिया गया जो कि हमें वापस नहीं करना था। इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको रोंगली अवेल्ड, मतलब आईटीसी का बेनिफिट उसने गलत ले लिया है, तो ये सब चीज़ें उसको अगर वो बताता है तो ये एक्शन ले सकता है उसके अगेंस्ट। थर्ड उसके बाद आ जाता है आपका स्पेशल ऑडिट का मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अगर प्रोफेसर को लगता है कि ये पर्सन टैक्स पे ही नहीं कर रहा, तो मतलब कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस, स्पेशल सिचुएशन ऐसी होगी जहाँ पर ऑडिट करवाना कंपल्सरी हो जाता है, तो वहाँ पर क्या जाता है देखिए फर्स्ट है सर्कमस्टांसेस ऑफ स्पेशल ऑडिट। इफ एनी स्टेज ऑफ स्क्रूटिनी, जांच करने के बाद जब जांच की जाती है अकाउंट्स की, तो कुछ किसी स्टेज पर ऐसा पता लग रहा है कि इंक्वायरी की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, एनी ऑफिसर नॉट बिलो द, हाँ, और ये जो स्पेशल ऑडिट करेगा या जो ऑर्डर देगा वो कौन करेगा, असिस्टेंट कमिश्नर तो होना ही चाहिए एटलीस्ट उससे कम की रैंक पर नहीं होना चाहिए। हैविंग रिगार्ड टू द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस एंड इंटरेस्ट ऑफ रिवेन्यू opinion that value has not been correctly declared और क्रेडिट अवेल इज़ नॉट विद इन द नॉर्मल लिमिट, उसको ये लगता है ना कि वैल्यू जो है करेक्टली डिक्लेयर नहीं की हुई, इतनी वैल्यू बनती है उसकी टैक्स लायबिलिटी की, या फिर उसने क्रेडिट ज़्यादा अवेल कर लिया नॉर्मल लिमिट से, तो उस केस में वहाँ पर जो है स्पेशल ऑडिट के लिए ऑर्डर पास किया जा सकता है। विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिश्नर डायरेक्ट सच रजिस्टर्ड पर्सन बाय कम्युनिकेशन राइटिंग टू गेट हिज रिकॉर्ड इंक्लूडिंग बुक ऑफ अकाउंट एग्जामिन ऑडिट पर्सन टू कंडक्ट बुक ऑफ अकाउंट एग्जामिन एंड ऑडिट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट एज मे बी नॉमिनेटेड बाय द कमिश्नर। ये ऑडिट का काम होता है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट कर सकता है, जो भी नॉमिनेट करेगा कमिश्नर कहेगा कि आप कीजिए। कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट जो नॉमिनेट किया है, जिसको भी ऑर्डर दिया गया है, ऑर्डर कौन देगा यहाँ पर, कमिश्नर। विद इन द पीरियड ऑफ 90 डेज, 3 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है उस पर्सन को, ठीक है, सर्टिफाइड बाय हिम टू द सेड असिस्टेंट कमिश्नर। किस पर्सन को, असिस्टेंट कमिश्नर को, जिसने उसे अथॉरिटी दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑन एन एप्लीकेशन, रजिस्टर्ड पर्सन उसको एप्लीकेशन लिख सकता है असिस्टेंट कमिश्नर को, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी लिख सकता है। वो ये कह सकता है कि थोड़ा ज़्यादा दिन का टाइम चाहिए, या 90 डेज़ में काम जो कंप्लीट नहीं होगा, तो वो टाइम पीरियड को फर्दर 90 डेज़ के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। फोर्थ है एक्शन फ्रॉम प्रॉपर ऑफिसर, वेयर द स्पेशल ऑडिट कंडक्टेड रिजल्ट्स इन डिटेक्शन ऑफ टैक्स
ये कहता है कि स्पेशल ऑडिट कंडक्ट हुआ है और रिजल्ट आया कि डिटेक्शन ऑफ टैक्स नॉट पेड, कि टैक्स पे नहीं किया गया है, कम पे किया गया है, गलती से वापस ले लिया है, आईटीसी का बेनिफिट इसने ज़्यादा ले लिया है, तो ये हो सकता है, तो ये उसको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो गर्ल्स आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, रिटन असेसमेंट एंड ऑडिट। अगर कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, ये तैयार कर लेना आप चैप्टर।